Okay, so वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सकता है वो, तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है। तो अगर कोई चीज़ें फ्लो करती है तो कैसे बिहेव करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने एक फेदर लिया या तो एक थर्मोकोल बॉल लिया, आपने पानी के सरफेस के ऊपर रखा, तो क्या देखेंगे आप? फ्लोट होगा उसके ऊपर। अगर मान लो आपने एक वुडन ब्लॉक लिया, काफी हैवी, एंड इफ यू जस्ट पुट ऑन द वाटर सरफेस, देन व्हाट विल हैपन? फ्लोट करेगा, ताकि वुडन ब्लॉक है, चाहे कितना भी हैवी हो, तो वो तो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट ही करता है। बट इफ यू जस्ट टेक एज अ नीडल, आपने एक नीडल लिया और उसको पानी के सरफेस पे रखा, तो क्या होगा? सिंक होगा। हाँ, पर जब निडल की हम बात करते हैं तो वहां पे कुछ कुछ किस्सों में, डिपेंड्स ऑन द निडल ऑल्सो, वहां पे शायद कोई कोई बार ऐसा हम देख सकते हैं कि अगर आप निडल को थोड़ी ट्रिक के साथ या तो कोई स्किल के साथ अगर आप हल्का सा पानी के सरफेस के ऊपर रखो, तो हो सकता है शायद वो मोमेंटरली थोड़ा सा फ्लोट करे, शायद। ओके, अगर हम वहां पे ट्राई करें कि निडल जो है उसको हम ऐसे ना रखते हुए और ऐसे रखने का ट्राई करें, तो शायद वो फ्लोट कर सकता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी क्या पानी के अंदर सिंक ही हो जाएगा कि वो फ्लोट भी कर सकता है? फ्लोट भी कर सकता है। ओके, अगर आपने कभी देखा हो जिन लोगों को स्विमिंग आती है, वैसे पानी पे फ्लोट करना और स्विमिंग आना, उन दोनों चीज़ों का कोई वैसे तालमेल नहीं है। पर हमें इतना पता है कि अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है तो हम थोड़ा पानी से दूर रहना पसंद करते हैं। ओके, पर अगर आपको स्विमिंग आती है तो हमने देखा हुआ है कि काफ़ी लोग ऐसे पानी के सरफेस के ऊपर ऐसा फ्लोट कर सकते हैं। तो जब भी कोई चीज पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है, तो क्या उसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीजन है, जो शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, तो मैं कोई नई चीज यहाँ पे नहीं पूछ रहा हूँ। यस, एनीवन नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इफ एनीथिंग इज अ फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कम डेंसिटी हो। ओके, कम डेंसिटी होना, किससे कम होना? वाटर। वेरी गुड। दूसरा कि अगर वो सिंक कर जाता है, देन व्हाट विल बी द सेम रीजन? वाटर से ज्यादा डेंसिटी हो। वेरी गुड। अब मान लो कि हम बात करते हैं सबमरीन की, तो सबमरीन तो आपने ऐसा देखा होगा कि वो जब चाहे अंदर जा सकता है, जब चाहे पानी के सरफेस से बाहर आ सकता है, तो वो कोई भी लेवल पे फ्लोट कर सकता है। तो उसके पीछे क्या रीजन होता होगा? सबमरीन तो देखा होगा ना सब लोगों ने, मतलब सुना तो होगा ना सब? यस सर, देखा। तो क्या उसमें ऐसा रीजन है कि वो जहाँ चाहे वहां पे फ्लोट कर सकता है, जब चाहे अंदर जा सकता है, जब चाहे बाहर आ सकता है? क्या रीजन क्या है? एनी आइडिया? उसका शेप और उसकी मैकेनिज्म वैसे बनाई हुई है। ओके, क्या आइडिया है जब सबमरीन फ्लोट कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन होगा? उसका वॉल्यूम मास के कंपैरिजन में ज्यादा है। मास का यहाँ पे या तो वॉल्यूम का यहाँ पे कोई रोल होगा? क्या ऐसा है कि अगर वुडन का ब्लॉक बहुत बड़ा हो तो सिंक कर जाएगा, और आयन छोटा हो इसलिए सिंक कर जाता है? तो क्या वॉल्यूम का कोई सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जो कुछ भी है, वो जो भी खेल है वो डेंसिटी को लेकर है, राइट? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, अगर वो फ्लोट कर रहा है, तो उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि वाटर जो है वो एक फोर्स लगाता है अपर डायरेक्शन में। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। क्या है वो फोर्स? बायोन्सी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉयंट फोर्स। ओके, तो बॉयंट फोर्स जो है वो पानी लगाता है अपर डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट नीचे चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एज वेल। हमें एक पॉइंट पे ऐसा समझ आया जाता है कि इफ वेट फोर्स इज ग्रेटर देन द बॉयंट फोर्स, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। ओके, तो डेंसिटी जो आप बताई वो भी सही है, पर यहाँ पे सही पॉइंट ये बनता है, इफ वेट फोर्स इज ग्रेटर देन द buoyant force, then the object will sink. If buoyant force is greater than the weight force, then that will float.
But if both will equal, then what will happen? So that is happening in the submarine. कि जब वेट फोर्स और बॉयंट फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट जहां चाहे वहां पे फ्लोट कर सकता है। तो सबमरीन में ऐसा सिचुएशन बताया जाता है कि सबमरीन के अंदर मैकेनिज्म ऐसा है कि जहां पे जब चाहे तब आप उसका डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, जब चाहे मतलब उसका वेट बढ़ा सकते हैं और वेट कम कर सकते हैं। अगर वेट कम कर दिया तो ऑफ कोर्स उसका अपने आप क्या हो जाएगा, तो कि वेट जैसे ही कम किया तो बॉयंसी जो है वो बढ़ जाएगा, वेट फोर्स कम हो जाएगा, वेट फोर्स कम हो गया तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा। जैसे ही वेट फोर्स बढ़ाया वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। तो डेंसिटी कह सकते हैं, जैसा भी आपने कहा था मास का रिलेशन, तो मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज अल्टीमेटली डेंसिटी। तो उसी के साथ साथ इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं प्रेशर। सो प्रेशर आई थिंक सब लोगों ने सुना ही होगा। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, दैट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है प्रेशर का मतलब, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मान लो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपके सामने कोई बुक या तो ऐसा कोई बॉक्स है, अगर आपने उसको ऐसे प्रेस किया, क्या आपने कभी कोई जिसको मार्शल आर्ट आता है या कराटे आता है तो आप आई थिंक आपने देखा होगा कि दे कैन ब्रेक पूरा का पूरा आइस ब्लॉक होता है उसको तोड़ सकते हैं, या तो ब्रिक्स को वो तोड़ सकते हैं, या तो कुछ प्लैंक जैसा होता है उसको वो तोड़ते हैं। ओके, सो डेफिनेटली दे हैव अ गुड एनर्जी। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, जब वो उसको तोड़ते हैं तब जिस पोजीशन में उनका हाथ होता है, जिस पोजीशन में उसका हाथ होता है, मतलब उसको एग्जैक्टली ये आइडिया लगाया जाता है। अगर मान लो आप ऐसा सोचिए कि ये कोई आइस ब्लॉक होता, अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रखता और एक यहाँ पे, मतलब दो एक्सट्रीम जगह पे सपोर्ट रखता, तो बीच वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा सा हल्का सा बेसलेस हो जाता। तो इसके ऊपर मैं फोर्स देता हूँ तो ये इजीली क्या हो सकता है, टूट सकता है। पर सोचिए कि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रखूं और मैं यहाँ पे सपोर्ट रखूं, तो अब देखिए दो सपोर्ट के बीच का गैप कैसा है, बहुत कम है, बहुत कम है। ओके। अब इस किस्से में अगर तोड़ना हो तो आपको कोई दो लोग को बैठाना हो तो आपको कहाँ पे बैठाना चाहिए पता है, दो एक्सट्रीम एंड पे बिठाओ, तो ये कहाँ से टूटेगा, इस साइड से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप कम था इसलिए वो ऐसे टूट जाएगा। अगर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे है, मतलब सपोर्ट यहाँ पे लिया है, तो ये कहाँ से टूटेगा, क्या यहाँ से टूटेगा, ऊपर से, कहाँ से टूटेगा वो, बीच में बीच में से टूटेगा। क्यों, क्योंकि वो इस तरीके से वो अरेंजमेंट करते हैं जहाँ पे प्रॉपरली प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो अल्टीमेटली व्हेन एवर वी अप्लाई द फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके हिसाब से वहां पे मैटर करता है कि आप उसको कितना प्रेशर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फोर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द गिवन सर वो पीडीएफ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर आपका फोल्डर सी है। ऐसा है, तो मुझे तो सब कुछ दिख रहा था, कब से बोलते भाई, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है सर। क्या बात है, चलो अच्छी बात है। तो कब से फोल्डर पे एंजॉय कर रहे थे, यस सर। यस सर। चलो पहले बोलते तो पहले दिखा देता। ओके फाइन, तो यहाँ पे ऐसा एक आइडिया दिखाया गया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, दैट इज द टोटल फोर्स normally over a flat area, that's the pressure is equals to force upon area, that's the basic formula। इसके हिसाब से फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से देख सकते हैं क्या बनेगा, यूनिट न्यूटन पर मीटर, जिसको एक नाम दिया गया है क्या, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सीजीएस बन जाता है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई फटाफट बनाएगा, वैसे यहाँ पे दिख ही रहा है तो चलो वो नहीं पूछता है, अदरवाइज आई वांट टू आस्क क्या होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो दैट बिकम्स m1 l minus 1 p minus 2। ओके, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l t minus mass into area। okay, that's the force।
तो ये जैसे आप थोड़ा थोड़ा सोचते जाएंगे पता चलता जाएगा। मास का m1 हो गया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ले लो L2, सो दैट बिकम्स m1 L-1 and T-2। This is a very important point, is a scalar or a vector quantity. The pressure is a scalar quantity, अच्छी तरह से दिमाग में रखना जरूरी है। इसका रीजन बताया है, the fluid pressure at a particular point in the fluid has the same magnitude in all the directions। मतलब क्या, क्योंकि ऐसा हो सकता है, शायद आपने कहीं पे ऑब्जर्व किया हो या तो देखा हो, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने एक सिंपल सा ये वुडन बॉक्स है, ठीक है। अब वुडन बॉक्स अगर अंदर से होलो हो, ओके, और फिर भी मैं उसको ऐसे मारूं तो ये टूटे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? तो कि जहां से मैं फोर्स देता हूं तो मेरा फोर्स है वो पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो एज आई एक्सर्ट द फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो कि कोई थोड़ा बड़ा सा बॉक्स है, टेलीविजन का ऐसा कोई बॉक्स है, उसके ऊपर से आप फोर्स देंगे ना तो वो बॉक्स ऐसे नीचे नहीं होता है, ऐसा वो बीच में से फट जाता है। तो दैट्स रिक्वायर्ड ए गुड ऑब्जर्वेशन, या तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो तो शायद पता चलेगा। सो हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहां पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो हर एक डायरेक्शंस में, that a fluid pressure at a particular point in a fluid has the same magnitude in all the directions, and that shows a definite direction is not associated with the fluid pressure। ओके, तो इसलिए हम जनरलाइज वे में ऐसा कहते हैं, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। बट यहाँ पे बताया है द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, only the magnitude of normal component of force appears in the above equations for the pressure। इसका मतलब क्या, तो कि भाई प्रेशर के फॉर्मूला में हम फोर्स अपॉन एरिया ऐसा लिखते हैं, बरोबर, पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। पर ओवरऑल पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो कैसे क्वांटिटी मानी जाती है, स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। क्लियर वन पॉइंट? यस सर। दूसरा यहाँ पे एक काफी मजेदार क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डेंसिटी। ओके, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस विद दिस वर्ड स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक वर्ड तभी हम यूज करेंगे जब हम कोई दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि कोई बात को लेकर आप ज्यादा स्पेसिफिक हो या तो आपके स्पेसिफिकेशंस है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे दिव्यांश है, तो उसको फॉर एग्जाम्पल उसको स्पोर्ट्स के लेकर ज्यादा स्पेसिफिकेशंस है, तो उसका मतलब क्या, तो कि समटाइम्स ही इज अ चूजी कि यार ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा ही होना चाहिए। तो मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ किस बात को लेकर, तो कि ये बात मैं कहता हूँ किसी को कंपैरिजंस के टर्म में। जैसे मैं ऐसा कहता हूँ विराट कोहली इज वेरी having a very specifications about his health and all that things, okay, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है कि मैं ऐसा ही खाना खाऊंगा, मैं ऐसा ही पानी पीऊंगा, मेरा ऐसा ही वर्कआउट होना चाहिए, जैसा तैसा नहीं चलेगा। मतलब क्या, तो कि दूसरे की कंपैरिजंस में अगर कुछ वहाँ पे हम उसका कंपैरिजंस लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत एक सिंपल सी बात बताई जाती है, व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। तो जब भी हम एक वर्ड बताते हैं रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी क्वांटिटी को उसकी बेस क्वांटिटी के साथ रिलेशन लेना। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कहते हैं वाटर डेंसिटी, ओके, वाटर डेंसिटी दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर मान लो मैंने कोई क्वांटिटी का डेंसिटी बताया तो हम उसका ऑलवेज कंपैरिजंस करते रहते हैं वाटर के साथ। क्यों, तो क्या अगर हमने ऐसा कहा कि कैरोसिन दैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और ऑयल दैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो उसका मतलब ये कि ऑयल का या तो कैरोसिन का या तो पेट्रोल का डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में कैसा है, तो क्या कम है। सो व्हेनेवर वी टेक, देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये बताना जरूरी होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। कोई बताएगा 4 डिग्री सेल्सियस का क्या किस्सा है, हम पढ़ चुके।
हम पढ़ चुके हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। हाँ, but as you decrease the temperature, what will happen from the 4 degree Celsius to 0 degree Celsius? टेम्परेचर का मतलब डेंसिटी कम होती है फिर। ताकि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी पानी ना रहते हुए क्या बन जाता है, आइस बनता है। आइस। आइस का डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, इफ यू नो दैट पॉइंट। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो रिलेटिव डेंसिटी, उसका मतलब है whenever we take the ratio of a density of a material or a density of a substance with respect to density of water, of course at 4 degrees Celsius। यहाँ पे दोनों ही डेंसिटी है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेफिनेटली दिस क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ताकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। ओके, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना हो, जैसे मान लो मैंने ऐसा एक पॉइंट रखा कि रिलेटिव डेंसिटी, फॉर एग्जांपल, हाँ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल मान लो मैंने कह दिया 0.9 है फॉर एग्जांपल, तो बताइए डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होगा? 9 into 10⁻² kg/m³। तो 9 × 10⁻², यानी क्या बन गया, 900 kg/m³ ऐसा होगा। जबकि वाटर का क्या होता है, 1000 तो 1000 से kg/m। कम हो गया, ये यस सर। कम हो गया, तो क्या हो गया। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए क्या करना था, तो फिर डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो रिलेटिव डेंसिटी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर। अब यहाँ पे मर्क्यूरी का डेंसिटी बताया 13.6 10⁻³ सो इज इट लाइटर और हैवियर? heavier. Of course, because water is 1 × 10⁻², that's 1000, and 13.6 10⁻³ it means 13.6 × 10⁻³ मतलब कितना, 13600। 13,600। यानी ये 1000 होता है। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 किलोग्राम पानी आ सकता है, यहाँ पे आता है। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो 13600 यानी 13,600। ओके, मतलब मर्क्यूरी बहुत ही हैवी होता है। ओके, और यहाँ पे अलग अलग मटेरियल की डेंसिटीज दी हुई है जस्ट फॉर द रेफरेंस। ओके, सो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस डेंसिटी। ओके, ये सब गूगल डेटा है। ओके, तो उसको ऐसा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आता है जिसको हमने नाम दिया था उसका यूनिट। एक्चुअल में जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, वैसे पास्कल भी क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम। ओके, तो पास्कल्स लॉ, वैसे पास्कल्स लॉ को हम हर रोज यूज करते हैं, एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर सुबह उसको यूज किया जाता है पास्कल्स लॉ को। ओके, चलो आप में से कितने लोग ब्रश करते हैं? अरे वाह, व्याख्या करती है श्रेया, तुम भी करते, क्या बात है। काव्य आप नहीं करते हैं शायद? अच्छा करते हैं, ओके ठीक है, मुझे लगा आपने साथ में खड़ा किया तो मुझे लगा कि नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं करते हैं। ओके, तो ब्रश करते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ ब्रश होता है कि कुछ और भी होता है उसके साथ साथ? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट वैसे कैसे कंटेनर के अंदर होता है? ट्यूब के अंदर। ट्यूब के अंदर होता है। अगर आपने सही तरीके से ट्यूब को प्रेस किया होता है तो वहां से प्रॉपरली वो पेस्ट बाहर आता है। इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व, ओके, अगर आपको आदत है या तो आपके घर पे ऐसी आदत है कि कहीं पे भी प्रेस करो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट बाहर आएगा ही आएगा? आर यू श्योर? नहीं सर। नो सर। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि आइए। वो
अगर मतलब जहाँ पे नहीं होता है, अगर थोड़ा पेस निकल जाता है तो वो एयर से रिप्लेस नहीं होता, तो पूरा बंद तो होता वहां पे, हाँ वहां पे ऐसा होता है कि सपोज अगर बीच में ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्रेस नहीं है, नीचे है, तो आपको कहाँ पे प्रेस करना पड़ता है? नीचे। नीचे। वैसे काफी सारे कॉस्मेटिक ट्यूब्स ऐसी आती है। ओके, कॉस्मेटिक ट्यूब्स के अंदर आप काफी सारे कॉस्मेटिक ट्यूब्स ऐसे आती है। या तो आप कोई क्रीम ले सकते हैं, या तो कोई आप मेडिकल यूज में होने वाली क्रीम भी ले सकते हैं, उसका भी कोई ट्यूब ले सकते हैं अगर आपने कभी देखा हो तो। अगर आपके घर में आपके पापा या भाई कोई शेविंग करता है तो शेविंग क्रीम भी आती है। तो वो ट्यूब कुछ कुछ ऐसी होती है कि वो आप कितना भी स्क्वीज करो ना, तो जैसा है वैसे का वैसे ही दिखता है। कभी देखिए ऐसी कोई ट्यूब कि जैसे आपने ट्यूब निकाली है, अगर आपने कहीं से भी उसको स्क्वीज किया तो ऐसे बाहर नहीं आता है। आप उसको 2 4 5 बार भी यूज करो ना, तो जैसा है वैसे का वैसे ही ट्यूब दिखता है। मतलब क्या? क्योंकि वो कहीं पे ऐसा प्रेस नहीं होता है, और वो ऑलवेज ऐसे नॉर्मल ट्यूब के फॉर्म में ही आपको दिखता है। तो वहां पे ऐसा होता है, वी हैव टू स्क्वीज एट द बॉटम। तो ऐसी जो ट्यूब होते हैं जहां पे आप प्रेस करो तो भी जैसे का जैसा होता है ना, वहां पे एक इंस्ट्रक्शंस आपको मेंशन की जाती है, फॉर द बेटर रिजल्ट स्क्वीज एट द बॉटम। मतलब क्या? आप नीचे उसको प्रेस करिए, नीचे प्रेस करते जाएंगे लिक्विड ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाइए तो थोड़ा और लिक्विड ऊपर जाएगा। तो आप कहीं पे भी प्रेस करते हो तो लिक्विड या तो पेस्ट है वो बाहर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हाँ, आपने नीचे प्रेस किया तो डेफिनेटली अगर वो ट्यूब भरा हुआ है तो ऊपर से पेस्ट जरूर बाहर आएगा। तो उसका सीधा सीधा सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये लिया जाता है कि द प्रेशर exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all the directions। मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल देने का ट्राई किया है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड के अंदर रखो तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर एक डायरेक्शन से सेम प्रेशर ही लगाता है। आई रिपीट, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड के अंदर रखो तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर एक डायरेक्शन से सेम प्रेशर लगाता है। And the change in the pressure applied to an enclosed incompressible fluid that is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the containing vessels। अब ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। ओके, तो इसको अ चेंज इन द प्रेशर ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप वंस यू अंडरस्टैंड इट तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे ऐसा बताया कि इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या? तो कि अगर मान लो जस्ट इमेजिन दैट कि आपने टूथपेस्ट लिया या तो कोई ऐसा कॉस्मेटिक ट्यूब लिया, आगे से कैप खोला नहीं है, अगर आप उसको ऐसे प्रेस 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 करे जाओ तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आगे प्रेस नहीं होगा। वो प्रेस नहीं होगा। ओके, अब ये मत कहेगा कि वो फट जाएगा। ओके, तो ताकि वो जो प्लास्टिक होता है ना वो हैवी क्वालिटी का होता है, तो ऐसे हमारे प्रेस करने से ऐसे वो फट नहीं जाता है। बट द थिंग इज दैट कि वो प्रेस नहीं होगा। ओके, कंप्रेस नहीं होगा, ऐसा कहना बेहतर रहेगा। इनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब ऐसा कोई लिक्विड जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्या कभी आपने पानी से भरा हुआ बलून देखा है? देखा होगा काफी बार। हाँ सर, देखा है। यस सर। अगर मान लो वहां पे एक जगह पे पानी है, ऊपर थोड़ी एयर है, जहां पानी है वहां पे आप प्रेस करोगे धीरे धीरे तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। पर जाएगा। पर जहां पानी है वहां प्रेस करोगे तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे। पर पानी को प्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं हो सकता है। अगर मान लो जहां पानी ऐसे दो जगह से करोगे तो क्या होगा? बीच में आ जाएगा। फट जाएगा। अगर हाँ, हाँ। अगर वो फट बलून, जाए। अगर वो बलून अच्छी क्वालिटी का है तो वो सहन करेगा, अदरवाइज वो बलून फट जाएगा। दैट्स अ सिंपल सी बात है, और पानी बाहर आ जाएगा। दैट फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडैमिनिश्ड। मतलब क्या? तो कि आप कोई भी जगह पे आप हल्का सा भी प्रेशर देते हो तो पूरा का पूरा प्रेशर वो हर एक जगह पे ट्रांसफर करता है। ओके,
अगर आपने बहुत सिंपल सी चीज़ें अगर कहीं पे ऑब्जर्व की हो तो ही ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ सकते हैं। The pressure in the fluid at rest is the same at all points if we ignore gravity. मतलब of course, okay, ऐसा एक वीडियो मैंने देखा था वो कल्पना चावला का, okay, तो आई होप आप लोग जानते होंगे कौन है, सॉरी कौन थे, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। हाँ, तो उसका एक वीडियो ऐसा था कि जहाँ से वो स्पेस के अंदर है और वहाँ से जैसे वो पेस्ट निकालते हैं तो पेस्ट जैसे हवा में चलता है, ओके, पानी है वो अगर गार्गल करते रहे तो पानी ऐसा बाहर जाता है, या मतलब क्या, तो कि वहाँ पे अगर ग्रेविटी इग्नोर करे तो हर जगह पे सेम प्रेशर लगता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा फिगर देने का ट्राई किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स ना आए या आए, पर यहाँ पे ये फिगर जो है हो सकता है वहाँ पे ड्यू टू PDF ये थोड़ा प्रॉपर ना दिखता हो, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे एक दूसरा वे भी मैं आपको प्रेजेंट करूँगा, तो इफ़ इट्स पॉसिबल जब मैं कहूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया हुआ है, इस सरफेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं यहाँ पे ऐसे इमेजिन करूँ, सो दिस साइड इज कंसिडर एज ए फोर्स ऑन द बी साइड, यहाँ से कहा हुआ है फोर्स ऑन द ए साइड, और ये सरफेस को कहा है फोर्स ऑन द सी साइड। अब यहाँ पे दिया गया है थीटा, ओके। अब बात को ध्यान से और बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा कि अगर मान लो मैं ऐसा ट्राइंगल ले रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो ही पता चलेगा। अगर ये थीटा यहाँ पे मैंने बनाया, अब ये वाली FB की डायरेक्शन को मैं यही FB की डायरेक्शन समझूँ, ओके, मैं अगर ऐसी ही डायरेक्शन समझूँ इस वाले को, तो यहाँ पे बताया है कि अगर मैं ऐसे वर्टिकल लाइन लूँ ना, तो देखिए यहाँ पे थीटा बताया है, दिस इज थीटा, ओके। तो ये थीटा और ये थीटा कैसे सेम होगा, तो उसका सिंपल सा फंडा पता होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये सरफेस और ये सरफेस, वैसे ये और ये, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ओके। अगर वो परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वैसे ही देखो ये 90 तो हो गया, ये 90 माइनस थीटा, यस सर। अब देखो ये और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर था, अगर ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये समथिंग x होता तो क्या हम ऐसा कहते 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल्स टू 90, तो देखो तो x का वैल्यू क्या आता, आता थीटा, 90 सर। कैंसिल हो जाता। अब देखिए ये वाली जो लाइन थी उसको हमने FB यानी फोर्स इन द बी ऐसा कहा था, राइट। तो हमें तो पता ये FB है, जिसने बनाया थीटा वो बन जाता है कॉस थीटा। तो ये वाली लाइन बन गई FB cos थीटा। पर देखो यहाँ से किस डायरेक्शन में ऊपर फोर्स लगाया था, तो क्या FA ने लगाया था, तो एक ऊपर एक नीचे ऐसा मैं देख रहा हूं यहाँ पे, यस सर। तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ FA इज इक्वल्स टू FB cos थीटा। तो देखो तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, FA अपॉन FB। FB। क्लियर इतना। यस सर। पर देखो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा ट्राइंगल देखता, इस थीटा को मैं लेता, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी क्या होता, cos theta। FA कॉस थीटा। हाँ cos थीटा FA अपॉन FB होता ना। यस। अच्छा इसके हिसाब से sin थीटा क्या बनता, FC upon FB। FC upon FC upon FB। क्लियर आई थिंक। तो Yes। देखो अब मैं यहाँ पे FB cos थीटा कहता हूँ तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये वाला जो है उससे परपेंडिकुलर ये बनेगा, यस सर। Yes तो मैं sir। इसको कह सकता हूँ FB sin थीटा। और इस डायरेक्शन में कौन आता था, देखो FC है, यस सर। तो FC इक्वल्स टू FB sin थीटा कह सकता हूँ मैं। Yes sir। तो
अल्टीमेटली एफ सी इज इक्वल्स टू एफ बी साइन थीटा में कहता तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी बाई एफ बी हो जाता। क्लियर इतना? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। ले लिया सर। ओके अब देखो ये जो है ना वो ए वाली सरफेस है ऐसा समझिए। तो इफ आई कंसिडर दिस इज कंसिडर एज एरिया ऑफ ए साइड, एरिया ऑफ सी साइड एंड एरिया ऑफ बी साइड, ऐसा मैं कह दूं। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा बताना चाहता हूं कि cos थीटा अगर मैं फोर्स के टर्म में कहता तो क्या बना, एफ ए अपॉन एफ बी बना। तो एरिया के टर्म में भी ऐसा बनता, हाँ या ना? यस सर। ए अपॉन ए बी बरोबर। तो साइन थीटा के लिए फोर्स के टर्म में क्या बनता है देखो तो, साइन थीटा एफ सी अपॉन एफ बी बरोबर। तो एरिया के टर्म में बनता ए सी अपॉन ए बी, राइट? यस सर। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर, तो क्या प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। तो मैं यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो मैं ऐसा कह दूं कि ए को यहाँ नीचे ले लूं और एफ बी को मैं ऊपर ले लूं, तो क्या ऐसा बनेगा एफ ए अपॉन ए, यस सर। एफ बी अपॉन ए बी। तो इसको मैं कह सकता हूँ प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी इज इक्वल। यस यस सर। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे लेता तो क्या ऐसा हो जाता, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। यस सर। अब इतना देखकर मैं क्या आइडिया दे सकता हूँ, पी ए इक्वल्स टू पी बी पी सी। मतलब ए वाली साइड, बी वाली साइड और सी वाली साइड, वहां पे प्रेशर कैसा लगेगा, सेम सेम। उससे एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। ओके ले लिया। तो जब भी आप समझो तो इस स्क्रीनशॉट को भी दिमाग में रखिएगा और ऐसा हो तो इसको भी एक बार लिख दीजिएगा आपकी बुक में। आई होप आपने सही तरीके से समझा होगा। वैसे एक्चुअली में मैंने यहाँ पे खेल आपको ये एंगल का ही समझाया है, ओके, और कुछ नई चीज मैंने नहीं समझाई हुई है। पर ये एक बार अगर आपने समझ लिया कि किस तरह से कौन थीटा बनता है, वैसे आपका दिमाग क्लियर है। जिसने बनाया थीटा वो बनता है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हो तो साइन थीटा। जैसे फोर्स के कंपोनेंट वैसा ही है एरिया का कंपोनेंट बनेगा, ओके। और वहां से पूरा का पूरा कहानी डेवलप हुआ, ओके। तो यहाँ पे बताया एफ बी साइन थीटा एफ सी, एफ बी कॉस थीटा एफ ए बी साइन थीटा ए सी। देखो एफ बी की जगह पे ए बी, एफ सी की जगह पे ए सी, सेम टू सेम। सो यहाँ पे आप फाइनली क्या कर सकते थे, ओके, दे जस्ट कंसिडर इट कि हमने इसके रेशियोज ले लिए, साइन साइन वाले का रेशियो, कॉस कॉस वाले का रेशियो कह सकते थे। मैंने क्या कंपेरिजन बताया, साइन थीटा को इक्वल कर दो, इसमें से साइन थीटा ले लो, इसमें से साइन थीटा, तो साइन से साइन साइन को कंपेयर, कॉस कॉस को कंपेयर करो, यहाँ पे इसका रेशियो ले लिया, बट एट द एंड दैट फॉर्म सेम थिंग्स। सो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, यानी यहाँ पे ऐसा बताया चाहे वो ऑब्जेक्ट कैसा भी होता है, बट दैट एक्सर्ट द प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस एंड दैट विल बी सेम। तो पास्कल लॉ का बेसिक फंडा ये होता है कि जब भी हम कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं, so that exert the pressure from all the directions and that will be same. तो उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, that is called as a hydraulic lift. Hydraulic lift मतलब क्या, तो कि ऐसा काफी सारी जगहों पे यूज किया जाता है। Sometimes it happened, हो सकता है आपके घर में डबल बेड, ओके, ऑफ कोर्स होगा और जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर डबल बेड है और वहां पे आपने डबल बेड को स्टोरेज के लिए भी यूज किया हुआ है और कभी आपने उसमें हेल्प किया हो, तो डबल बेड के ऊपर एक मैट्रेस होता है, हैवी लाइट कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स इट हैपेंड कि वहां से आप नीचे से उसको लिफ्ट करो ना, तो कोई कोई जगह पे ऐसा होता है कि उसको लिफ्ट करके पकड़ के रखना पड़ता है। समटाइम्स इट हैपेंड कि आपने लिफ्ट कर दिया और वो रुक गया, ओके। अगर लिफ्ट करो रुक जाता है तो वहां पे एक रॉड होता है, उसके अंदर से एक छोटा सा और एक रॉड निकलता है,
इट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, या तो हो सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन। हाँ, अगर आपके किचन में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कोई ग्लास का कोई पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, किचन शेल्फ है। ओके, मतलब ओपन शेल्फ नहीं है, क्लोज्ड शेल्फ है। ओके, और ऐसे सिंपल दरवाजे नहीं है, ग्लास शेल्फ है, तो शायद हो सकता है कि आपने ऐसा उसको खोल के ऐसे रखा, जैसे ही खोल के रखा वो वहां पे टिक गया। तो वहां पे भी आप देखोगे कि वहां पे कुछ सिलेंडर्स लगाए जाते हैं, उस सिलेंडर को कहा जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम। अब उसी हाइड्रोलिक सिस्टम को हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पास्कल लॉ का हम यूज कर रहे हैं। अब पास्कल लॉ क्या कहता है, तो कि मान लीजिए हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जहाँ पे एक लिक्विड फिल किया, मान लो कोई ऑयल लिया या तो वाटर ले लिया। यहाँ पे एक लोड यानी कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका सरफेस एरिया बड़ा है। सो इट शोज इज अ कैपिटल एरिया ए, और ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा एम। यहाँ पे हम मान लीजिए कि ऐसा इसके साथ एक हैंडल लगा दिया। ओके, अब इस हैंडल को मैं ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये पिस्टन जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे। यहाँ पे स्मॉल एफ, दैट इज अ स्मॉल फोर्स, यहाँ पे स्मॉल एरिया, ऐसा हम कहेंगे। तो अगर मैं छोटे वाले प्रेशर की बात करूं और यहाँ पे बड़ा वाला प्रेशर ले लूं, तो एज पर द पास्कल लॉ दोनों प्रेशर सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम हो गए। तो क्या मुझे यहाँ पे ऐसा कहना पड़ेगा, स्मॉल फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया, बड़ा वाला फोर्स अपॉन बड़ा वाला एरिया, बरोबर कहना पड़ेगा ऐसा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि स्मॉल फोर्स को बड़े वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और बड़े वाले फोर्स को छोटे वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों में हमें ये पता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए से बड़ा है, राइट? इसका एरिया बड़ा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है, पर उसमें ये वैल्यू बड़ी है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कैसी होगी, छोटी या बड़ी? छोटी होगी। छोटी। डेफिनेटली। क्यों? तो कि देखो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन सेम होता ना, तो एक सिंपल सी बात सोचो कि मैंने यहाँ पे 10 के साथ x मल्टीप्लाई किया, यहाँ y के साथ 5 मल्टीप्लाई किया, और इसका आंसर 50 है। तो 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा? 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा? 10 के साथ। तो x और y में कौन बड़ा हुआ? y बड़ा, x छोटा तो हुआ। y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में था वो कैसा था, बड़ा था या छोटा था? छोटा था। ये छोटा था तो अपने आप ये कैसा हो गया, बड़ा हो गया। ये ऑलरेडी बड़ा था तो ये कैसा हो गया, छोटा। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। तो जहां पे एरिया बड़ा हो, आई रिपीट, जहां पे एरिया बड़ा हो, जहां पे एरिया बड़ा हो वहां पे फोर्स भी कैसा लगेगा, ज्यादा। ज्यादा। जहां पे एरिया छोटा हो वहां पे फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, छोटा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। आप ये ग्रेटर देन लेस देन के चक्कर में मत रहिएगा, ताकि यहाँ पे कैपिटल ए है और उसके सामने की साइड कैपिटल एफ है। अगर मैं इसकी पोजीशंस को चेंज कर दूं ना, तो ऐसा हो जाएगा कैपिटल एफ इज ऑल्सो ग्रेटर देन स्मॉल एफ। तो देखिए, जिसका एरिया बड़ा उस पे लगने वाला फोर्स भी बड़ा, जिसका एरिया छोटा उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी छोटा। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पे स्मॉल एफर्ट्स लगाएंगे और यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा, तो यहाँ पे कितना भी ज्यादा हैवी लोड हो हम उसको इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो समझ में आई बात? यस सर। ओके, जस्ट फॉर द रेफरेंस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट फॉर द रेफरेंस, ताकि यहाँ पे जस्ट समझ में आए। इसलिए अगर आपको कुछ नीचे समझ में ना आए तो आप सिर्फ एक बार उसको रिफर कर सको। क्लियर? यस सर। चलो, तो वही चीज यहाँ पे समझाइए है।
कि बड़ा एरिया तो बड़ा फोर्स। सो मेकिंग द रेशियो ऑफ स्मॉल ए बाय ए लार्ज, मतलब ये अगर रेशियो बड़ा करना हो तो ए हो सके उतना छोटा करो, जितना ए छोटा होगा वहां पे फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, छोटा। That's a heavy loads like a cars and trucks can be lifted by the application of a small force. Okay, मतलब आप heavy से heavy object को with less efforts lift कर सकते हैं। I hope it's clear. Yes, sir. तो यहाँ तक जो है वो हम रखते हैं। यहाँ से एक मजेदार क्वेश्चन वो स्टार्ट होगा। तो आपका होमवर्क है पार्ट 1 से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ट्वाइस। ओके, तो यहाँ तक का हम रखते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir.